तनिष्क भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक अचानक उत्पन्न घटना के कारण आपके सामने बैठा हूँ। आज 13 दिसंबर है और आज के ही दिन 21 साल पहले अफजल गुरु और उसके साथी ने भारत की पार्लियामेंट पर उन्होंने अटैक किया था अपने पाकिस्तान के हुक्मरानों के इशारे पर। और आज फिर 21 साल बाद 13 दिसंबर को ही, आज 13 दिसंबर है, भारत की नई संसद में एक हमला हुआ, एक दहशतगर्दी हमला। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते जो 21 साल पहले हुआ था और जो अब हो रहा है। लेकिन मैं इस बात पर कह रहे हैं कि इस हमले में ना तो बम का इस्तेमाल किया गया, ना हथियार का इस्तेमाल किया गया। इसमें सिर्फ एक धुएं का, मतलब एक स्मोक कैनिस्टर का इस्तेमाल किया गया, रंगीन धुएं का इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट के अंदर में। उनका ये कहना है कि एक प्रकार का ये मैसेजिंग है, वो कोई सामाजिक मैसेजिंग कोई देना चाहते थे, कोई राजनीतिक मैसेजिंग देना चाहते थे। तानाशाही के खिलाफ नारे लगाए गए और साथ में उन्होंने मणिपुर के बारे में भी कुछ नारे लगाए, इत्यादि इत्यादि। तो उनका कहना है कि सिर्फ इसमें एक संदेश था। लेकिन मैं इन लोगों को थोड़ा इस बात से अवगत करा दूं कि हर दहशतगर्द हमले के पीछे कोई संदेश होता है। कितना बड़ा हमला होगा, कौन सा हथियार इस्तेमाल होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो परिस्थिति पे निर्भर करता है। और इस परिस्थिति में चूंकि जो सिक्योरिटी apparatus है पार्लियामेंट के अंदर में, वो इतना पुख्ता है कि उन्होंने उन्होंने सोचा कि ये विकल्प हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने जूते में, उनमें से एक ने जूते में स्मोक का कैनिस्टर वो छुपा के ले गया था। ये लोग एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैसूर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके सौजन्य से उन्होंने पास लिया था और वो विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने छलांग मारा और उसमें से एक ने अपने जूते से वो स्मोक का कैनिस्टर निकाला। कहते हैं कि उस स्मोक के कैनिस्टर में मेड इन चाइना लिखा हुआ था। और उन्होंने फिर वो स्लोगन करने लगे, स्लोगनेरिंग करने लगे। और तब तक कुछ बहादुर सांसदों ने उनको दबोच लिया। और अगर आप देखें तो ये कार्यक्रम अंदर हो रहा था जिस प्रकार से, उसी समय पार्लियामेंट के बाहर भी यही चीज हो रहा था। यानी कि पार्लियामेंट जो नए संसद है और ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग के पास में बिल्कुल वही स्लोगन्स, उसी समय वहां भी कैनिस्टर को रिलीज किया गया, वहां पे स्मोक। तो इस तरह का कोऑर्डिनेशन, इस तरह का बारीकी तालमेल, ये बिना पूर्व नियोजित योजना के बिना ये संभव नहीं है। पूर्व नियोजित योजना, पूरी तैयारी, और इसकी तार कहां तक जाती है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब मैं बारीकी से तालमेल की बात कर रहा हूं तो आप सोचिए कि कोई हरियाणा का रहने वाला, कोई लखनऊ का रहने वाला, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला, ये सब लोग आखिर ये इकट्ठा कैसे हो गए एक साथ? कहां से इनका मोटिवेशन है? कहते हैं कि ये सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए। अगर ऐसी बात है तो हम तो यही जानते थे कि IAS या PFI का जो रिक्रूटमेंट है वो आजकल ऑनलाइन होता है।
लश्कर तोयबा भी कुछ करती है ऑनलाइन, तमाम जिहादी ग्रुप्स जो है। लेकिन ये लोग किस आइडियोलॉजी के तहत इस तरह का ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और फिर ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन ये किस तरीके से हुआ, ये बात समझ में नहीं आती। यार ये कौन सी आइडियोलॉजी के तहत है, ये कौन सी विचारधारा है। अब ये विचारधारा की अगर हम बात करें तो हम तो अभी तक यही जानते थे कि ये जिहादी और कुछ हद तक माओवादी इस तरह की गतिविधियां करते हैं, ऑनलाइन गतिविधियां करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो तारीख इन्होंने चुना 13 दिसंबर, जो एनिवर्सरी था अफजल गुरु वाले हमले की, वो तारीख अपने आप में बताता है कि ये लोग अफजल गुरु के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, या वो इनका हीरो है, या वो उसी ख्यालात के लोग हैं। याद रहे कि जब टुकड़े टुकड़े गैंग, कि जब आपकी परवान पूरे अपने परवान पे था, तो उस समय किस तरह के नारे लगाए जाते थे? अफजल तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, इत्यादि। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को के ऊपर में वो टिप्पणी कर रहे थे। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी अफजल के समर्थकों की, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आज भी हिंदुस्तान में जिंदा है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं नहीं गई। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो मैं बात कर रहा हूं, तो वो माओवादी, चर्च और जिहादी, इन सब का गठजोड़ है। और आप देखिएगा, आप किसी को इस बात पर उसको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, वो अचंभा नहीं होना चाहिए कि अगर ये लोग माओवादी निकले, अर्बन नक्सल्स निकले। किस तरह से इनका ऑनलाइन इंडोक्ट्रिनेशन हुआ ये जानना जरूरी, लेकिन इनकी तार कहां तक जाती, इनका हैंडलर कौन है, इनका हैंडलर कौन है और उसकी तार कहां तक जाती, किस गहराई तक, ये जानना बहुत जरूरी और इतना आसान नहीं है। हमने देखा है ऐसे केसेस में कि बीच में बिल्कुल एक रप्चर हो जाता है और आप पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर जो मास्टर माइंड है इनका वो कौन है, क्योंकि वो बड़े ऑटोनोमस मोड में ये काम करते हैं। और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि ये केवल संदेश था, और क्यों चूंकि इन्होंने कोई लीगल वेपन्स का नहीं इस्तेमाल किया, तो मैं उनको एक और वाकया में याद दिला दूं, उनकी थोड़ी याददाश्त में ताज़ा कर दूं कि जब राजीव गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था, तो उसकी रिहर्सल की गई थी, और ऐसी वैसी रिहर्सल नहीं। वीपी सिंह की सभा में उसका बिल्कुल ड्राई रिहर्सल किया गया था उसका। इसलिए इस दहशतगर्द के इस कारनामे को बहुत गहराई और गंभीरता से हमको इस पर विचार करना होगा, और इसका विश्लेषण करना होगा, और इसकी छानबीन करनी होगी। बड़े दुख की बात है कि इस घटना के बाद कुछ लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संसद बनाने का जो विचार था वही गलत था। अब पता नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कहना क्या चाहते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जब भी मैंने लोकसभा, जब अपने पूरी स्ट्रेंथ पर कोई वोटिंग होता था, और उस समय मैंने जब देखा, तो वो इतने नज़दीक बैठते थे कि ऐसा लगता था कि कहीं एक दूसरे से कहीं कोई स्किन डिजीज ना हो जाए। हर आदमी को एक स्पेस चाहिए। अगर आप
साउंड हेल्थ के लिए एक स्पेस चाहिए, वो हेल्थ ही नहीं अवेलेबल है। तो जब साउंड स्पेस नहीं होगा तो साउंड माइंड क्या होगा, और जब साउंड माइंड नहीं होगा तो आप देश की क्या सेवा कर सकेंगे। और यही जो जॉइंट सेशन होता था दोनों सदनों का, आप कहीं से फुटेज, पुराने फुटेज निकाल के देख लीजिए। तीसरी बात कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि वो एक कॉलोनियल वेस्टिज था वो। तो इस समय ये राजनीति करना, ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि भाई हमला तो पुराने उस पर भी हुआ था, और पुराने जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तो मैं आपको बता दूं उसके बाद एक पूरी कमेटी बैठी थी, और उस 11 मेंबर कमेटी ने वहां भी उन्होंने इस बात को रिकमेंड किया था कि एक ग्लास का, एक फाइबर ग्लास का वो हर गैलरी के आगे फाइबर ग्लास का वो एक शीशा लगाना चाहिए। आज लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जाली लगानी चाहिए इत्यादि। तो आप जिस तरह से आपने देखा होगा कि स्क्वॉश कोर्ट्स में लगाते हैं वो फाइबर ग्लास का वो सेपरेशन, वो लगना चाहिए। और मैं आपको कुछ बातें बता दूं, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं सुरक्षा के बारे में। देखिए, वहाँ पे पहली बात कि लोकसभा की जो सुरक्षा जो है, या लोकसभा बिल्कुल स्पीकर का वो एग्जीक्यूटिव डोमेन है। ओवरऑल इंचार्ज या ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, वहाँ की सुरक्षा के स्पीकर की है। कई टायर्स हैं, और पहली टीयर, और हाँ ये भी बता दें कि पार्लियामेंट प्रेमिसेस के अंदर में कोई सीआरपीसी और आईपीसी नहीं लागू है। पार्लियामेंट के कई लेयर्स हैं। पहली लेयर का जो गेट का लेयर है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस के और ये जो अपने पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग, जिसको वॉच एंड वार्ड पहले कहते थे, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग खड़े होते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी का काम है लोगों को आइडेंटिफाई करना, और इनका काम है, जो दिल्ली पुलिस वाले हैं उनका काम है उस फ्रिस्किंग करना, उनकी जांच करना। और फिर जो सेकंड लेयर जो होता है, सेकंड लेयर में फिर वो रिसेप्शन का इलाका है, वहाँ भी ये दोनों हैं, दिल्ली पुलिस के लोग और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के लोग। वहाँ पे फिर आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग करते हैं, और जो व्यक्ति है उसका पूरा उसकी पूरी फोटो जो है वो स्क्रीन पे आ जाती है। और फिर वहाँ से फिर उसकी फिर से फ्रिस्किंग होती है, फिर वो तीसरे स्टेज पे जाता है, और चौथे स्टेज में जाके जब वो गैलरी की तरफ वो जाता है, जब गैलरी के में जाता है, तो वहाँ पे केवल पार्लियामेंट सिक्योरिटी के ही लोग होते हैं जो कि पूरी जांच पड़ताल और सारा कुछ करते हैं। जब विजिटर्स गैलरी में जब विजिटर बैठ जाते हैं तो उसके बाद कांस्टेंट सर्वेलेंस और वॉच की जिम्मेदारी पार्लियामेंट सिक्योरिटी की है, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो पहले 2 रो में जो लोग बैठते हैं उन पे खास निगरानी रखने की हिदायत है, और कि ताकि कोई वहाँ से कुछ फेंक न दे, कोई कूद न जाए, किसी तरह का हरकत न करे। शायद इसमें कहीं पे इस पे जरूर कहीं पे चूक हुई है, और अगर चूक नहीं हुई होती तो ये होता ही नहीं। तो हम उसको इस तरीके से दोषारोपण से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और मैं ये भी बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मैंने कहा कि ये पूरी जो पार्लियामेंट की जो प्रेमिसेस है वो स्पीकर के एग्जीक्यूटिव डोमेन में है।
जब वहाँ पर कोई आदमी दबोचा जाता है तो वो पार्लियामेंट सिक्योरिटी के कस्टडी में वो आ जाता है, और पार्लियामेंट सिक्योरिटी का जो हेड जो है, फिर वो आईबी या तमाम जो एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस, उनको इंट्रोगेशन के लिए वो बुला सकती है। और उसके बाद जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, वो पूरी केस को वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है, और फिर पार्लियामेंट उस पर निर्णय लेता है कि इस आदमी के साथ क्या होना चाहिए। तो ये पूरी ये जो ये प्रोसीजर है। और अभी जाहिर सी बात है कार्रवाई हो रही होगी। और मुझे ये भी कहा गया है कि जब भी कोई विजिटर आता है तो एक उस पर आईबी का भी चेक, शायद मेरे ख्याल से मुझे जैसा कहा गया कि उस पर उसका आईबी का भी चेक होता है। लेकिन ये भी बता दें कि ये पहली बार ये ऐसी घटना, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। एक कोई सांसद थे, आज से कुछ साल पहले की बात कह रहा हूँ, जब पुराना पार्लियामेंट था, तो एक सांसद थे, तो उनके एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक व्यक्ति रोज आता था और वो हमेशा रिक्वेस्ट करता था, आग्रह करता था कि मुझे पार्लियामेंट दिखा दीजिए। तो एक दिन उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ, एक दिन उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, पार्लियामेंट में जा रहे थे। उस आदमी ने क्या किया कि उसके जो एमपी साहब थे, उनके बैग में एक उसने चाकू रख दिया। अब वो बैग तो उनका निकल गया था उस समय वो इस तरह का इतना ज़्यादा सेंसिटिव माहौल नहीं था। और फिर वहाँ उसने बैग से निकाल के उसने अपने मोजे में वो चाकू को रख लिया था। अब वो पकड़ा गया। उसी तरह से एक 80 साल का आदमी कुछ कागज वाज लेके घूम गया, वो भी एमपी के साथ गया था, कागज लेके घुस गया था, और ऊपर से वो कागज फेंकने ही वाला था, वो शायद फेंक भी चुका था, पैम्फलेट्स कुछ फेंक चुका था। तो फिर पार्लियामेंट इन इट्स विजडम उन्होंने ये निर्णय किया कि नहीं, इस आदमी को छोड़ दिया जाए। तो उसको 80 साल का व्यक्ति था, उसको छोड़ दिया गया। लेकिन हमको इस जो इतनी बड़ी घटना है, इससे सीख लेनी चाहिए। और मैं इस पूरे प्रक्रिया में जो कुछ भी हुआ उसमें मैं कोई ज़्यादा उस पर मैं नहीं तवज्जो दे रहा, मतलब जो चूक हुई, सुरक्षा में चूक हुई, वो अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के जो रास्ता अपनाया है इन लोगों ने, इन दहशतगर्दों ने, और कहाँ कहाँ से ये लोग आए, एक दूसरे के साथ मिले, और इस तरह का इन्होंने विकल्प इस्तेमाल किया। देश के मतलब जो प्रजातंत्र का जो सबसे सेक्रेट, जो सबसे पवित्र जगह है, उसको उन्होंने इस तरीके से अपने दहशतगर्दी के वो निशाने पर उन्होंने लिया। ये अपने आप में बहुत ही चिंता वाली विषय है, और इस पर हमको सजग रहना चाहिए। और इसके तार, जैसा कि मैंने कहा, जितनी दूर जा सकते हैं हम, उसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि यह इतना आसान नहीं है कि इनका मास्टरमाइंड कौन है, ये जानना इतना आसान नहीं है। उसी तरीके से कि जब प्रधानमंत्री पर फिरोजपुर पे हमला हुआ था, तो उसका मास्टरमाइंड कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कोई तो मास्टरमाइंड है। पटना में जब अक्टूबर 2013 पर उनमें हमला हुआ था, मास्टरमाइंड कौन है कोई नहीं जानता है। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन में असली मास्टरमाइंड कौन था, कोई नहीं जानता है। लाल बहादुर शास्त्री के मौत में कौन मास्टरमाइंड था, वो कोई नहीं जानता है। तो कहीं पर आके ये पूरी जो प्रक्रिया है, एक ब्लॉक सा आ जाता है,
क्योंकि ये सब ऑटोनोमस तरीके से ये लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।